हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, उसी के आधार पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो विधानसभा के 54 गांवों में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गांवों के लोगों के पास बीजेपी की विकास की नीतियों को पहुंचाएगा। इस दौरान वो बोले कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है। वहीं किसान कानून में MSP की शर्त को लिखित में देने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कानून में MSP लिखित में दे दिया जाए तो इससे किसानों को ही नुकसान होगा, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। बार पूरे हलके में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। बड़ौदे हलके में 54 गांव हैं। हर नेता 2 गांव में आज महासभा करेगा और बड़ौदा के विकास का मुद्दा, बड़ौदा कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक परिदृश्य, उस सारे पर आज लोगों के बीच में जाके चर्चा करने वाले हैं। बड़ौदा के लोग अब विकास चाहते हैं और उनका मन उस प्रकार का है। जहां तक आप चुनौती की बात करते हो, चुनौती तो ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये उनकी सीट थी, वर्षों तक उनका लिटमस टेस्ट है। हमारे लिए तो ये एक जैसे जींद की सीट लोकदल की थी, एक अवसर के रूप में आई थी। हमारे लिए तो ये अवसर के रूप में उपस्थित हुई है और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि में बदले। सिरसा के लघु सचिवालय में पिछले 4 दिनों से चल रहे किसानों के धरने को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुरूनी अपना समर्थन देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं PM मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरनाम सिंह चुरूनी ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कितने भी मुकदमे दर्ज कर ले, जीवन भर के लिए उन्हें जेल में डाल दे, वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। चुरूनी ने आने वाले 5 नवंबर को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का ऐलान भी किया। उधर सिरसा में किसानों के 2 फाड़ होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि राजनीति से प्रेरित था, लेकिन किसान अब समझ चुका है, इसलिए उनका ये संघर्ष लघु सचिवालय से चलेगा और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें अपनी रोटियां सेकने की इजाजत नहीं होगी। हमारी मांग है कि ये तीनों कानूनों को वापस लें और पूरे जो MSP का कानून है, गारंटी कानून, वो देश में बनाएं। पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त करें, क्योंकि जब कारपोरेट का कर्जा छोड़ सकते हैं, ये तो किसानों का छोड़ना क्या मुश्किल है। आज 15 लाख करोड़ रुपया तो कारपोरेट का NPA हो गया, जो किसानों के कुल कर्जे से 2 गुना है। तो इन सभी मांगों को लेके आज यहाँ पे हम इस धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं कि और सब भाइयों से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने पे पहुँचें और सरकार जो है, सरकार को चेत जाना चाहिए कि जनता के विरुद्ध कानून बनाना ये देश के लिए बहुत घातक होता है। केवल अपने कारपोरेट को पालने के लिए कानून जो बना रहे हैं, ये देश के लिए घातक होता है। उसके विरोध में हम सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी ये आंदोलन चलते रहेंगे। तारीख को 5 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे 6 घंटे के लिए, और अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है, फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो उसके बाद देश के सभी संगठनों से संपर्क किया हुआ है। अभी 8 तारीख को मीटिंग कुरुक्षेत्र में हुई थी, जिसमें 5 तारीख को रोड जाम करने का फैसला लिया था, और उसके आगे भी जो आंदोलन है वो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि सरकार को
बर्खास्त पीटीआई टीचरों का धरना 122वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने उन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, इसलिए वो 16 तारीख तक इंतजार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एडजस्ट करने की बात कही है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उन्हें इसी विभाग के कैडर में एडजस्ट करें। हालांकि बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने इसी बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है। सीएम साहब ने हमें 16 तक का आश्वासन दिया था, 16 तारीख मतलब 16 अक्टूबर तक का। अब 2 दिन बाकी है सर इसी महीने, तो अब तक तो कुछ पॉजिटिवली आया नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला था, लिखित रूप में हमें कुछ नहीं मिला था। लेकिन हमें अब भी उम्मीद है 2 दिन के अंदर अंदर सीएम साहब कुछ एक्शन लेंगे और हमें हमारी नौकरी बहाल करेंगे। और उम्मीद ऐसी है कि भाई एडजस्टमेंट जो भी करेंगे वो डिमेंसिंग कैडर में ही करेंगे, उसमें ही हमें रखेंगे। यमुनानगर में एक दिन पहले नाबालिग छात्र को गोली लगने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। CIF-1 ने नाबालिग छात्र के बालक दोस्त भानु को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्र के बालक दोस्त से ही गोली चली थी। बताया जाता है कि भानु पिस्टल लेकर आया था और पिस्टल चेक करने के दौरान उससे गोली चल गई। नाबालिग के पेट में जा लगी गोली। पूछताछ में छात्रों द्वारा घटना के बाद पुलिस को बताई गई काले शीशे वाली I-20 कार सवार बदमाशों के गोली चलाने वाली स्टोरी झूठी निकली। एसपी कमलदीप गोयल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि जिससे छात्र ने पिस्टल लिया उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में और कौन कौन शामिल है उसके लिए अभी गहनता से जांच हो रही है। गिरफ्तार किए गए बालिग छात्र भानु को पुलिस कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लेगी। एसपी कमलदीप की सूझबूझ से CIF-1 पुलिस ने 1 दिन में इस पूरे मामले को सुलझा लिया। तो पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो घटना, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था घटना का, वैसा कुछ नहीं हुआ है। नाबालिग को उसी के एक साथी के हाथ से गोली चलने की वजह से वो घायल हुआ। तो जो साथी है उसको हमने आज गिरफ्तार किया है, कल रात को गिरफ्तार कर लिया था। और पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास एक नाबालिग नाजायज असला था और उस असले को जब वो चेक कर रहे थे तो उसमें मिस हैंडलिंग हुई वेपन की और उसमें फायरिंग हुई जिससे उसको नाबालिग को गोली लगी। तो ये असला है, ये अभी रिकवर किया जाना है। ये असला उसने एक लोकल क्रिमिनल एलिमेंट है उससे ये असला उस दिन। हत्या के बाद दोनों भाई मौके पर मौजूद सभी कीमती वस्तुओं को उठाकर अपने साथ ले गए। बता दें कि नारनौल निवासी सिविल इंजीनियर विजय लोहान की रविवार की रात को उसी के किराए के फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। विजय लोहान बहादुरगढ़ के सेक्टर 16 में एक फुटवेयर फैक्ट्री में पिछले लंबे समय से काम कर रहा था और वो 3 साल से ओमैक्स के फ्लैट में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने जब विजय लोहान के साथ पार्टी करने वाले दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने वारदात को कबूल कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी भाइयों का विजय लोहान के साथ कमेटी के रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और पहले इनका डिस्प्यूट चल रहा था, आपस में कमेटी डाली हुई थी। तो कमेटी के पैसे की डिमांड कर रहे थे दोनों के दोनों, जिन्होंने हत्या की, इनका पैसा खुल जाना था उससे। तो इस बात पे इनकी तकरार हो गई। तकरार होने के बाद इन्होंने जो वेपन था साथ में, तो उस वेपन से इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मल्टीपल इंजरी जाएगी मतलब को। और उसको फिर मारने के बाद वहाँ से इसके ये चले गए सामान लेके। इसका पर्स था और चाबी थी, मोबाइल्स थे इसके 2, वो साथ में ले गए और वेपन जो उसके साथ वहाँ से अपने चले गए भाग यहाँ से। एक आगरा चला गया था और एक यहाँ दिल्ली। तो अब इनको दोनों को पूछताछ के लिए अरेस्ट किया है कल हमने, और इनका भी रिमांड लेंगे रिकवरी। देर रात अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रही टाटा सफारी डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज चल रहा है उनका। मृतक दीपक के भाई ने बताया कि दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ रात 11:30 बजे अंबाला के लिए निकले थे और अंबाला वापस जाते हुए दुखेरी फ्लाईओवर के पास गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। उन्होंने बताया कि दूसरा मृतक कुरुक्षेत्र का निवासी है, जिसका नाम चीमा है।
सफ़ेद रंग की उत्तर की तरफ जा रही थी, जिसमें एक्सीडेंट हो गया और रात को जो है ना एम्बुलेंस से भेज दिए थे। 2 तो उसमें मर गए हैं और 4 अभी आईसीयू मतलब हॉस्पिटल में हीलिंग टच में थे, जिसमें से एक फारिग हो गया है। उसके बयान लेके अभी कार्रवाई पास अम्बाला फ्लाईओवर के पास रात 3:15 से लेके 3:30 के बीच उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कि उसके कुछ मित्र जो कि कुरुक्षेत्र से बताए जा रहे हैं, उनको लेके वो कुरुक्षेत्र से ठीक शाबा से 11:30 बजे निकले। वो उसे लेके अम्बाला के लिए आए और अम्बाला से वापसी जाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होगी। एक दीपक शर्मा जो कि मेरा ब्रदर था और एक लड़का कुरुक्षेत्र से जिसका नाम चिन्मय के नाम से जिसकी पुष्टि की गई हुई है, और उनकी दोनों की मौके पर मृत्यु होगी और बाकियों को अपना हीलिंग टच हॉस्पिटल में। होटल के पुराना जीटी रोड पर फास्ट फूड बनाने वाले कारीगर का शव मिला है, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप है, सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इधर करनाल के आरकेपुरम में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर झूठे केस में फंसाने के आरोप के साथ साथ मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुरुक्षेत्र में कुकिंग गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ जहां दुकानों के आगे गड्ढे होने से दुकानदार परेशान हैं, तो दूसरी तरफ रात के अंधेरे में लोग इन गड्ढों के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें इन गड्ढों में लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ आजकल कुरुक्षेत्र के पिपली रोड और मोहन नगर मार्केट में दुकानों के सामने गड्ढे दुकानदारों और आम लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गए हैं। कुकिंग गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर यहां काफी दिनों से गड्ढे किए गए हैं। यही गड्ढे अब लोगों की जान पर बन रही है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में कैसे एक शख्स इस गड्ढे में गिर जाता है। लोग इसे बचाने के लिए इसके पीछे पीछे भागते हैं, गड्ढे से बाहर निकालते हैं, तब तक ये बेचारा जख्मी हो जाता है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये गड्ढे सिर्फ आम आदमी के राहों में ही रोड़ा नहीं, बल्कि यहाँ के दुकानदारों को भी इन गड्ढों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, पाइप डालने के नाम पर इन गड्ढों को खाली छोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ वो पाइप भी रख दिए गए हैं जो इन गड्ढों में लगाने हैं, जिसकी वजह से यहाँ दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गड्ढे करके खुले छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी चौपट हो गई है। दुकानदारों का आरोप है कि गड्ढे और पाइप की वजह से कोई भी शख्स इन गड्ढों और पाइप को क्रॉस कर दुकान पर आने को राजी नहीं है। बड़ी समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है कुरुक्षेत्र मोहन नगर में, कि पाइप की इतने ज़्यादा फैला के इन्होंने रखे हुए हैं और इतना हाइट पे रखे हुए हैं, कस्टमर क्रॉस नहीं कर पाता शॉप पे आने के लिए। साथ ही कोई ना कोई यहाँ पे रिपेयर का काम चलता रहता है। कभी BSNL वाले आ जाते हैं कि हमें इसके वायरिंग डालनी है, कभी वाटर पाइप वाले आ जाते हैं हमारा लीकेज उसको ठीक करना है। तो जगह जगह होल करके इन्होंने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आम जन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है दुकानों पे आने के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी का सामना दुकानदारों को ये करना पड़ता है, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम दुकानदारी कहाँ से करेंगे। मतलब हमें जस्ट एक किराएदार है यहाँ पे, शॉपकीपर जो है रेंट पे हैं, हमें अपना किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो एग्जैक्टली जब तक सरकार या जब तक प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे उसके बारे में। तो हटना चाहिए सर, ये हटाया जाए या फिर इनको कहीं ऐसी लोकेशन पे रखा जाए जहाँ पे खाली स्पेस पड़ा है। जैसे कि सामने आप दिखा सकते हैं, सामने स्पेस ब्लैंक लाइन है, वहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर, उसमें इजी रहता है लोगों के लिए भी। या फिर सड़क के सटे के लगा दीजिए, कम से कम रास्ता तो बनेगा ना। अब रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। बता दें कि कई बार गैस पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई से पीने के पानी की लाइनें कट चुकी हैं, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र के सेक्टरों के लोगों को गंदे पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा था। लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई होने से लोग बीमार हो गए थे और उनकी जान पर बन आई थी।
वैसे तो घर घर पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के लिए खुदाई की जा रही है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि लंबे समय से शहर में खुदाई होने से कभी सड़कें बंद होती हैं तो कभी घरों और दुकानों के आगे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। दुकानदारों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पहले लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण उनका काम पूरी तरह से चौपट हो गया और अब त्योहारों के सीजन से पहले दुकानों के आगे पड़े गड्ढे से उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ गई है। तो पहले अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद ये पाइप हमारे दुकान के आगे घेर दिए हैं। इनके कोई शुद्ध लेने वाला कोई भी नहीं है, ना इनको यहाँ से उठाया जा रहा है और यहाँ से कस्टमर को इतनी परेशानी होती है कि कस्टमर यहाँ से लांग के नहीं आ सकता। कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। यहाँ पे सड़कों पे आप देख सकते हो, सड़कें के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कस्टमर आया है यहाँ पे, इस गड्ढे के अंदर इतना गहरा गड्ढा है, इतने बुरी तरीके से गिरा कि उसको काफ़ी चोटें भी आई हैं। तो क्या मांग करते हैं? हम एक मांग यही करते हैं प्रशासन से कि इनका जल्द से जल्द इनको यहाँ से उठवाएं, या साइड में लगवा दें या सड़क के उस किनारे पे लगवा दें, लेकिन दुकानों के आगे से इनको हटवा दें। यहाँ पे जबकि काम यहाँ तक पाइप का काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे पाइप दब चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पाइप दोबारा से यहाँ पे पता नहीं किस लिए रख रखे हैं। त्योहार का 1-1.5 महीना हो गया सर, त्यौहार का सीजन, अभी फेस्टिवल सीजन है, कुछ लॉकडाउन के मारा है, दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो रहे हैं। हम तो सिर्फ प्रशासन से एक मांग करते हैं कि इनको यहाँ से हटवाए या साइड में लगवा दे कहीं पे भी, लेकिन दुकानों के आगे से हटवा दें। पिपली रोड के दुकानों पर ग्राहक के नहीं पहुंचने से दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गई है। दुकानदारों को घर चलाना तो दूर, अपने दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर और पिपली रोड की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सड़कों पर वाहन खड़े करना तो दूर, अब लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है और जब तक लोग रुकेंगे नहीं तब तक वो दुकान तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में दुकानदार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके दुकानों के सामने पड़े गड्ढे को तुरंत भरा जाए ताकि त्योहार के सीजन में उनकी दुकानदारी पर ज्यादा असर न पड़े। हरियाणा न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से भरत साबरी की रिपोर्ट।